नमस्कार, मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उससे जुड़े किस्से कहानियों की, जीवन अनुभवों की और भावार्थों की। पिछले अंक में हमने बात की थी कि पायोनियर प्रेस में काम करते हुए बच्चन जी को किस तरह कई दफ़ा अपमान सहना पड़ता था और मधुशाला में उसके बारे में क्या कहते हैं। और एक बात थी कि समाज और साहित्य की दुनिया से बच्चन जी किस तरह अपने पुराने अपमानों का जुर्माना वसूलते थे। आज के अंक में एक मजेदार किस्सा कि सरोजनी नायडू के साथ इंदिरा नेहरू से बच्चन परिवार का किस तरह से परिचय हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। कवियों के एक दूसरे से मिलने के तरीके भी बड़े कवितामय होते हैं। वर्ष 1942 के आसपास की ये सुखद सी घटना है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू से तेजी बच्चन जी का परिचय। वैसे तो सरोजनी नायडू से बच्चन बाबू का परिचय 8-9 वर्ष पुराना था जब मधुशाला लिखी गई थी, किंतु निकट से सरोजनी नायडू के साक्षात दर्शनों का यह पहला ही अवसर था। बच्चन जी बताते हैं कि उनका कद नाटा, रंग सांवला, मुखड़ा चौकोर और आंखें बड़ी बड़ी थी। वृद्धावस्था की ड्योढ़ी पर पहुंचने पर भी चटकदार, ऊर्जा से भरी। उनके व्यक्तित्व की सबसे विशेष बात थी हर क्षण उनकी सजग बुद्धि। हर समय चलने वाली स्मृतियां, आलोचनाएं, तर्क, व्यंग्य, हास्य, सब उनकी जुबान पर निर्झर झरने की तरह बहते रहते थे। बहरहाल कमरे में प्रवेश करते ही उनका ध्यान कविवर बच्चन की ओर आकर्षित हुआ, शायद उनके घुंघराले, घोंसले जैसे बालों के कारण या खोई खोई सी आंखों के कारण। कुछ व्यंग्य, कुछ हास्य, कुछ आश्चर्य, कुछ प्रशंसा मिश्रित स्वर में उन्होंने एक सार्वजनिक सा प्रश्न पूछ लिया, हु इज द पोएट? यहां कवि कौन है? सबका ध्यान बच्चन जी की ओर चला जाता है। कविराज आगे कहते हैं, मेरे परिचय में उस समय इसके सिवा और क्या कहा जा सकता था कि कविता लिखता हूं और मधुर स्वर से उसको पढ़ता हूं। पर उनके उस प्रश्न से एक भोला सा गर्व मुझे हुआ कि मैं कविता लिखता ही नहीं, मैं कवि दिखता भी हूं। कवि को बताना ना पड़े कि वह कवि है, उसे देखते ही लोग कह पड़े कि यह कवि है, मगर कोई ऐसा आरोप भी ना लगा सके कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। यानी कवि दिखता तो है किंतु कविता कहना इसे नहीं आता। पंत जी उन दिनों सबके लिए आदर्श कवि के प्रतीक थे। तो अब जैसी मधुशाला थी वैसा ही मधुशाला के कवि का रूप था। बच्चन बाबू के कविता संग्रह आकुल अंतर में एक कविता में वो स्वयं अपना चित्र कुछ इस तरह से खींचते हैं। सिर पर बाल घने घुंघराले, काले कड़े बड़े बिखरे से। सिर पर बाल घने घुंघराले, काले कड़े बड़े बिखरे से। मस्ती आजादी बेफिक्री, बेखबरी के हैं संदेशे। मस्ती आजादी बेफिक्री, बेखबरी के हैं संदेशे। माथा उठा हुआ ऊपर को, भौहों में कुछ टेढ़ापन है। माथा उठा हुआ ऊपर को, भौहों में कुछ टेढ़ापन है। दुनिया को है एक चुनौती, कभी नहीं झुकने का प्रण है। दुनिया को है एक चुनौती, कभी नहीं झुकने का प्रण है। नयनों में छाया प्रकाश की, आंख मिचौनी छिड़ी परस्पर। बेचैनी में बेसब्री में, लुके छिपे हैं सपने सुंदर। नयनों में छाया प्रकाश की, आंख मिचौनी छिड़ी परस्पर। बेचैनी में बेसब्री में, लुके छिपे हैं सपने सुंदर। तो कुछ इस तरह से बच्चन बाबू ने अपना स्वयं का एक चित्र खींचा था अपनी ही कविता में। किंतु एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक थे श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार। उन्होंने एक लेख लिखा था आज के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन।
तो उसके संपादन में 15 अगस्त 1960 को उन्होंने एक भूमिका लिखी जिसमें उन्होंने बच्चन जी के सन 1932 के स्वरूप का वर्णन किया था, और वो कुछ इस तरह से था। लंबे घुंघराले बाल, इकहरा शरीर, दरमियाना कद, गेहुआ रंग, दार्शनिक की सी गंभीर मुद्रा में, घनी भवों से भरी उन्नत पेशानी और उसके नीचे गहराई में गई हुई किंतु शराफत भरी आंखें, जिन पर मोटे फ्रेम का चश्मा पड़ा रहता था। तो ये 1932 का स्वरूप था जो श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने वर्णित किया था, किंतु कई दशकों के बाद भी यह स्वरूप करीब करीब वैसा ही बना रहा। बस बाल थोड़े कम हो गए, थोड़े सफेद हो गए, किंतु शरीर वैसा ही इकहरा और हमेशा के व्यायाम और परिश्रम से बना हुआ ठोस और पुष्ट। शरीर पर कोई खास चर्बी चढ़ नहीं सकी, बल्कि मांसपेशियां बहुत शक्तिशाली और स्वस्थ रहीं, और चश्मा वो भी लंबे समय तक वैसा ही बना रहा। और इसी चित्र को जब दोबारा देखते हैं बच्चन बाबू की ही एक और कविता में, तो उसमें समाज और दुनिया के साथ अनुभव और जीवन संघर्षों की झलक भी देखने को मिलती है। देखिए, सिर पर बाल कढ़े कंघी से, तरतीबी से चिकने काले। अब पहले जहां बिखरे बिखरे बाल थे वो तरतीबी से जम चुके हैं। सिर पर बाल कढ़े कंघी से, तरतीबी से चिकने काले, जग की रूढ़ी रीति ने जैसे मेरे ऊपर फंदे डाले। कहते हैं कि पहले तो सब आवारा था, मस्ती थी, बेफिक्री थी, तो बाल भी ऐसे उड़े उड़े थे, किंतु अब जग की रूढ़ी रीति ने उनको सब सीधा कर दिया है, मेरे ऊपर इस तरह के फंदे डाल दिए हैं। जग की रूढ़ी रीति ने जैसे मेरे ऊपर फंदे डाले, भौहें झुकी हुई नीचे को, माथे के ऊपर है रेखा। भौहें झुकी हुई नीचे को, माथे के ऊपर है रेखा, अंकित किया जगत ने जैसे मुझ पर अपनी जय का लेखा। तो कहते हैं कि मैंने तो बहुत संघर्ष किया, किंतु जगत ने, दुनिया ने मेरे माथे पर अपनी विजय का लेख लिख दिया है। इसीलिए बाल एकदम सेट हो गए हैं, किंतु माथे पर रेखा उभर आई है, भवें जो हैं थोड़ी सी नीचे को हो गई हैं। अंकित किया जगत ने जैसे मुझ पर अपनी जय का लेखा। किंतु नयनों के 2 द्वार खुले हैं, समय दे गया ऐसी दीक्षा, स्वागत सबके लिए यहाँ पर, नहीं किसी के लिए प्रतीक्षा। नयनों के 2 द्वार खुले हैं, समय दे गया ऐसी दीक्षा, स्वागत सबके लिए यहाँ पर, नहीं किसी के लिए प्रतीक्षा। ये तो हुआ बच्चन बाबू का स्वयं का खींचा हुआ चित्र, किंतु जब वो अपनी कविता का परिचय देते हैं तो देखिए उसमें उन्माद और उल्लास कैसे झलकते हैं। उद्दाम तरंगों से अपनी मस्जिद गिरजाघर देवालय, मैं तोड़ गिरा दूंगी पल में मानव के बंदी घर निश्चय। जो कूल किनारे तट करते संकुचित मनुज के जीवन को। तो यहाँ कहते हैं कि ये जितनी भी समाज की कुरीतियां हैं, नियम हैं, ये मनुज के, मानव के जो जीवन है, जो मन मस्तिष्क है, जो सोच विचार हैं, उनको किस तरह से संकुचित करते हैं, सिकुड़ा देते हैं, यानी नैरो माइंडेड कर देते हैं। तो ये कविता कहती है कि मैं इन सबको काट डालूंगी, सारे नियम काट डालूंगी, ये जो किनारे हैं जो मानव को बांधते हैं, संकुचित करते हैं, मैं इन सबको तोड़ डालूंगी, सबको ढहा बहा दूंगी, सबको काट डालूंगी। जो कूल किनारे तट करते संकुचित मनुज के जीवन को, मैं काट सबों को डालूंगी, किसका डर मुझको, मैं निर्भय। मैं ढहा बहा दूंगी क्षण में पाखंडों के गुरुगढ़ दुर्जय, उल्लास चपल उन्माद तरल प्रतिपल पागल मेरा परिचय। मैं काट सबों को डालूंगी, किसका डर मुझको, मैं निर्भय। मैं ढहा बहा दूंगी क्षण में पाखंडों के गुरुगढ़ दुर्जय, उल्लास चपल उन्माद तरल प्रतिपल पागल मेरा परिचय। और आगे कहते हैं,
है ठीक अगर तेरा कहना, मैं और चलूंगी इठलाकर, संदेहों में क्यों व्यर्थ पड़ूं, मेरा तो है विश्वास अटल। कहते हैं कि मैं संदेहों में क्यों पड़ूं, मैं सेल्फ डाउट क्यों लाऊं, मेरा जो आत्मविश्वास है, जो विश्वास है, वो अटल है, वो हिल नहीं सकता। और मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि यदि मैं रेगिस्तान में पहुंच जाऊं तो मैं वहां भी जीवन ला दूंगी। ये कविता कहती है ठीक अगर तेरा कहना, मैं और चलूंगी इठलाकर, संदेहों में क्यों व्यर्थ पड़ूं, मेरा तो है विश्वास अटल। मैं जिस जड़ मरु में पहुंचूंगी, कर दूंगी उसको जीवन में, उल्लास चपल उन्माद तरल, प्रतिपल पागल मेरा परिचय। मैं जिस जड़ मरु में पहुंचूंगी, कर दूंगी उसको जीवन में, उल्लास चपल उन्माद तरल, प्रतिपल पागल मेरा परिचय। ये तरल उन्माद और चपल उल्लास तो बाद में आता है, किंतु पहले तो पहाड़ी नदी को चट्टानों से टकराते हुए, घाटियों में गिरते हुए, उछाल मारते हुए आगे बढ़ना होता है। इन जीवन संघर्षों से निकलना वैसा ही होता है जैसे हर अनुभव एक एक अंगूर हो और अनुभव के उन्हीं अंगूरों के निचोड़ से जीवन की हाला बनती है। देखिए यही भाव मधुशाला की इस कविता में। अपने अंगूरों से तन में हमने भर ली है हाला, क्या कहते हो शेख नरक में हमें तपाएगी ज्वाला। कवि कहते हैं कि हमारे जो अंगूरों जैसे तन हैं, इसमें तो हाला भरी हुई है। शेख हमें क्या डराते हो, नरक की ज्वाला हमें क्या तपाएगी। अपने अंगूरों से तन में हमने भर ली है हाला, क्या कहते हो शेख नरक में हमें तपाएगी ज्वाला। और आगे कहते हैं कि अगर ऐसा होता भी है तो क्या होगा, उससे तो मदिरा बनेगी, उससे तो उल्लास उन्माद फैलेगा। तब तो मदिरा खूब खिंचेगी और पिएगा भी कोई, हमें नरक की ज्वाला में भी दीख पड़ेगी मधुशाला। तब तो मदिरा खूब खिंचेगी और पिएगा भी कोई, हमें नरक की ज्वाला में भी दीख पड़ेगी मधुशाला। तो ये जीवन की आग में तपी हुई हाला है, उसे नरक की आग भी क्या जलाएगी, जिसके अपने तन में ही इतनी आग है, उसे तो उस आग में भी मधुशाला दिखाई दे जाएगी। यदि यह आशावाद नहीं तो क्या है। और बच्चन जी ने आग से राग तक के सफर की काफी विस्तार में चर्चा की है। वो जीवन के दुखों, असलियत आदि को आग कहते हैं। और जो कविता, संगीत, कला की शरण में चले जाएं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में या अपनी हॉबीज या पैशंस को जो परस्यू करते हैं, वो होता है राग। और ये राग उस आग को बैलेंस करता है, ऑफसेट करता है, उसको ठंडा करता है। किंतु ये भी कहते हैं कि जब तक इस दुनिया की आग में ना तप लो, खुद को जला ना लो, तब तक राग की शरण में भी ठंडक नहीं मिलेगी। उसको सुख का महत्व क्या मालूम जिसने दुख ना देखा हो। शोक की अनुभूति से शोक गीत रचना और शोक गीत से आनंद, संतोष और शांति की उपलब्धि कर लेना विश्व को भी मधुरस बना देता है। और यही कला का सबसे बड़ा चमत्कार है। हाउ आवर सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू ए फॉर्म ऑफ आर्ट टेक्स टू ए लेवल where they are not just experienced but also enjoyed, or as they say, one can get truly drunk. हाँ, तो बात हो रही थी बच्चन और नेहरू परिवार के बीच मित्रता की, दोस्ती की। तो ये दोस्ती दरअसल यहीं से शुरू हुई थी, पहले से कोई पहचान नहीं थी। और इस मित्रता का श्रेय जाता है सरोजिनी नायडू को। और वो कैसे हुआ? उसी सभा में सरोजिनी नायडू तेजी बच्चन के सौंदर्य, सुरुचिपूर्ण पहनाव, शिष्टतापूर्ण बौद्धिक वार्तालाप, इनसे इतनी प्रभावित हुई कि दूसरे दिन उन्हें नेहरू जी के घर आनंद भवन में चाय पर निमंत्रित कर लिया और बड़े ही नाटकीय ढंग से उनका नेहरू परिवार से परिचय करवाया। बच्चन जी बताते हैं कि सरोजिनी नायडू हमारी तरफ हाथ से इशारा करके बोली,
दिस इज द पोएट एंड दिस इज द पोएम। आप कवि हैं और आप इनकी कविता, यानी बच्चन जी कवि हैं और तेजी उनकी कविता। वो परिचय इंदिरा को इतना भाया, इतना पसंद आया कि आगे जब वे तेजी का परिचय किसी विदेशी महिला से कराती, कुछ ऐसा ही कहती, द पोएट एंड द पोएम। बाद में इंदिरा के विवाह पर बच्चन बाबू और सरोजनी नायडू ने देश के बड़े बड़े नेता मेहमानों के सामने एक ड्यूएट फॉर्म में वर्षनव हर्षनव का गीत सुनाया था, और यह गीत उन दिनों प्रयाग में काफी प्रसिद्ध हुआ। और वही गीत उन्होंने 26 वर्ष बाद राजीव और सोनिया के विवाह पर भी सुनाया था। ये बातें तो हुई बच्चन जी के गंभीर परिचय की। अब अगले अंक में सुनेंगे बच्चन बाबू का एक कॉमिक सा परिचय, जिसमें थोड़ा सा हास्य का पुट भी है, जो उन्होंने इंग्लैंड से भारत तक की लंबी थका देने वाली समुद्री यात्रा के बाद मित्रों की हठ पर तुरंत लिखकर सुनाया था, और शायद ये कभी किसी कविता संग्रह में प्रकाशित भी नहीं हुआ। तो चलिए सुनते हैं अगले अंक में। मिलते हैं एक नई कविता, एक नई कहानी के साथ। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। आप अपना रिव्यू छोड़ सकते हैं स्पॉटिफाई, आईट्यून्स पर या यूट्यूब पर, और मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन को मधुमय बनाते रहें।